क्लारा ज़ेटकिन, फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष। निम्नलिखित रिपोर्ट 20 जून 1923 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की कार्यकारी समिति के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी। फांसीवाद सर्वहारा वर्ग के सामने एक बेहद खतरनाक और भयावह दुश्मन के रूप में खड़ा है। फांसीवाद इस समय विश्व पूंजीपति वर्ग के व्यापक आक्रमण की सबसे मजबूत, सबसे केंद्रित और क्लासिक अभिव्यक्ति है। इसे तुरंत गिराना जरूरी है। यह न केवल सर्वहारा वर्ग के एक वर्ग के रूप में ऐतिहासिक अस्तित्व के संदर्भ में सत्य है, जो पूंजीवाद पर विजय प्राप्त करके मानव जाति को मुक्त करेगा। यह प्रत्येक साधारण मजदूर के अस्तित्व का प्रश्न है, लाखों करोड़ों शोषितों के लिए रोटी, काम करने की परिस्थितियों और जीवन की गुणवत्ता का प्रश्न है। इसीलिए फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष संपूर्ण सर्वहारा वर्ग को करना होगा। ये स्पष्ट है कि हम इस धूर्त शत्रु पर उतनी ही जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे जितनी जल्दी हम इसके मूल स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति को समझ लेंगे। फांसीवाद को लेकर न केवल सर्वहारा वर्ग के व्यापक जनसमूह में बल्कि उनके क्रांतिकारी अगुआ कम्युनिस्टों में भी बहुत भ्रम रहा है। पहले प्रचलित दृष्टिकोण ये था कि फांसीवाद हिंसक बुर्जुआ आतंक से अधिक कुछ नहीं है और इसका स्वरूप और प्रभाव हंगरी के होर्ती शासन के समान माना जाता था। मिक्लोस होर्ती हंगरी में सोवियत सरकार के तख्तापलट के बाद प्रतिक्रांतिकारी शासन के नेता थे, जो मार्च से अगस्त 1919 तक अस्तित्व में था। हालांकि फांसीवाद और होर्ती शासन एक ही खूनी, आतंकवादी तरीके अपनाते हैं जो सर्वहारा वर्ग पर एक ही तरह से प्रहार करते हैं, फिर भी दोनों परिघटनाओं का ऐतिहासिक सार पूरी तरह से अलग है। हंगरी में आतंक एक आरंभिक विजयी क्रांतिकारी संघर्ष की हार के बाद शुरू हुआ। एक क्षण के लिए बुर्जुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग की शक्ति के आगे कांप उठा। होर्ती का आतंक क्रांति के प्रतिशोध के रूप में उभरा। इस प्रतिशोध का वाहक सामंती अधिकारियों की एक छोटी जाति थी। फांसीवाद इससे बिल्कुल अलग है। ये सर्वहारा वर्ग के जुझारू विद्रोह के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग का बदला बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखा जाए तो फांसीवाद ज्यादातर सजा के रूप में आता है, क्योंकि सर्वहारा वर्ग ने रूस में शुरू हुई क्रांति को आगे नहीं बढ़ाया और न ही उसे आगे बढ़ाया। और फांसीवाद का आधार किसी छोटी जाति में नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक स्तरों, व्यापक जनसमूहों में निहित है, जो सर्वहारा वर्ग तक भी पहुंचता है। फांसीवाद से सफलतापूर्वक निपटने के लिए हमें इन आवश्यक अंतरों को समझना होगा। अगर मैं इसी शब्द का प्रयोग करूं तो केवल सैन्य साधनों से इसे पराजित नहीं किया जा सकता, हमें इसे राजनीतिक और वैचारिक रूप से भी कुचलना होगा। फांसीवाद का सामाजिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। यह विचार कि फांसीवाद केवल बुर्जुआ आतंक का एक रूप है, हालांकि हमारे आंदोलन में कुछ उग्रवादी ताकतों द्वारा आगे बढ़ाया गया है, कई सुधारवादी सामाजिक लोकतंत्रवादियों के दृष्टिकोण की अधिक विशेषता है। उनके लिए फांसीवाद आतंक और हिंसा के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग द्वारा बुर्जुआ समाज के विरुद्ध की गई या धमकी दी गई हिंसा के विरुद्ध एक बुर्जुआ प्रतिक्रिया है। सुधारवादी सज्जनों के लिए रूसी क्रांति ठीक वैसी ही भूमिका निभाती है जैसी बाइबल में विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग के सेब को कुतरना। वे इसे वर्तमान काल में आतंकवाद की सभी अभिव्यक्तियों का मूल मानते हैं। मानो साम्राज्यवादी समुद्री डकैती के युद्ध कभी हुए ही न हो, मानो बुर्जुआ वर्ग की तानाशाही ही न हो। इस प्रकार सुधारवादियों के लिए फांसीवाद रूसी क्रांति का परिणाम है, ईडन गार्डन में सर्वहारा वर्ग का मूल पाप। ओटो बाउर से कम महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हैम्बर्ग में ये दृष्टिकोण सामने रखा कि रूसी कम्युनिस्ट और उनके सह विचारक पूंजीपति वर्ग द्वारा वर्तमान विश्वव्यापी प्रतिक्रिया और फांसीवाद के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। ये वे हैं जो पार्टियों और ट्रेड यूनियनों को विभाजित करते हैं। ओटो बाउर ऑस्ट्रियाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और सिद्धांतकार थे। वे मध्यमार्गी 2.5 इंटरनेशनल के सदस्य थे, जिसका 21 से 25 मई 1923 को हैम्बर्ग में हुए एक सम्मेलन में दक्षिणपंथी सेकंड इंटरनेशनल में विलय हो गया था। ये साहसिक दावा करते हुए ओटो बाउर यह भूल गए कि कुख्यात हानिरहित स्वतंत्र यूएसपीडी रूसी क्रांति और उसके नैतिक रूप से विनाशकारी उदाहरण से पहले ही जर्मन सोशल डेमोक्रेट से अलग हो गए थे। बाउर बताते हैं कि विश्व प्रतिक्रिया जो फांसीवाद में अपने चरम बिंदु पर पहुंचती है, आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण भी है कि रूसी क्रांति ने जॉर्जिया और आर्मेनिया में मेंशेविक स्वर्ग को नष्ट कर दिया। वह सामान्य रूप से बोल्शेविक आतंक में विश्व प्रतिक्रिया का तीसरा कारण पाते हैं। हालांकि अपनी टिप्पणी में उन्होंने निम्नलिखित बात स्वीकार करने के लिए बाध्य महसूस किया: हम मध्य यूरोप में आज सर्वहारा वर्ग के रक्षकों के साथ हिंसक फांसीवादी संगठनों का सामना करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमें इस बात का कोई भ्रम नहीं है कि हम लोकतंत्र की अपील के माध्यम से प्रत्यक्ष हिंसा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि इस अवलोकन से वह ये निष्कर्ष निकालेंगे कि बल का जवाब बल से ही दिया जाना चाहिए। हालांकि सुधारवादी तर्क अपनी ही राह पर चलता है, अतः जैसे ईश्वरीय विधान के रास्ते। ओटो बाउर की मनगढ़ंत कहानी इस प्रकार है:
मैं उन तरीकों की बात नहीं कर रहा हूं जो अक्सर सफलता नहीं दिलाते, जैसे विद्रोह या आम हड़ताल। जरूरत है संसदीय कार्रवाई और संसद से बाहर जन कार्रवाई के समन्वय की। यहाँ ओटो बाउर अपने पवित्र राजनीतिक हृदय में छिपे इस रहस्य को हमारे सामने प्रकट नहीं करते कि वे संसद में और उससे भी ज्यादा संसद के बाहर किस प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई के पक्षधर हैं। कुछ कार्यवाहियां होती हैं और कुछ कार्यवाहियां होती हैं संसदीय और जन कार्रवाइयां होती हैं जो हमारे दृष्टिकोण से बुर्जुआ बकवास से भरी होती हैं, क्षमा करें। दूसरी ओर संसद के अंदर या बाहर की कोई भी कार्रवाई क्रांतिकारी चरित्र की हो सकती है। ओटो बाउर सुधारवादी कार्रवाइयों की प्रकृति के बारे में मौन रहते हैं और विश्व प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध संघर्ष पर उनकी टिप्पणियों का अंतिम परिणाम अत्यंत असाधारण है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय सूचना ब्यूरो के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो विश्व प्रतिक्रियावाद पर सटीक रिपोर्ट देगा। बाउर बताते हैं, इस इंटरनेशनल की नींव को संभवतः संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। अगर हम यह नहीं समझ पाते कि प्रतिक्रियावाद पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला एक समाचार ब्यूरो कैसे स्थापित किया जाए, तो ये संदेह उचित ही होगा। इस पूरी अवधारणा के पीछे क्या है? ये पूंजीवादी व्यवस्था और बुर्जुआ वर्ग शासन की अधिक शक्ति में सुधारवादियों का विश्वास है, साथ ही विश्व क्रांति की एक सचेतन और अदम्य शक्ति के रूप में सर्वहारा वर्ग के प्रति अविश्वास और कायरता भी है। सुधारवादी फांसीवाद को बुर्जुआ वर्ग शासन की अडिग और सर्वविजयी शक्ति और सामर्थ्य की अभिव्यक्ति मानते हैं। सर्वहारा वर्ग इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, यह मूर्खतापूर्ण होगा और असफलता के लिए अभिशप्त होगा। इसलिए सर्वहारा वर्ग के पास चुपचाप और विनम्रता से पीछे हटने और अपनी मुक्ति और अपने शासन के लिए संघर्ष करके बुर्जुआ वर्ग शासन के शेरों और बाघों को न भड़काने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संक्षेप में, सर्वहारा वर्ग को वर्तमान और भविष्य के लिए ये सब त्याग देना चाहिए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या लोकतंत्र और सुधार के मार्ग से थोड़ा सा भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। फांसीवाद की सामाजिक जड़ें। मेरा दृष्टिकोण इससे विपरीत है और मुझे यकीन है कि सभी कम्युनिस्टों का भी यही दृष्टिकोण है। विशेष रूप से हम फांसीवाद को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्षय और विघटन की अभिव्यक्ति और बुर्जुआ राज्य के विघटन के लक्षण के रूप में देखते हैं। हम फांसीवाद का मुकाबला तभी कर सकते हैं जब हम ये समझें कि यह व्यापक सामाजिक जनसमूह को जगाता और अपने साथ बहा ले जाता है, जिन्होंने अपने अस्तित्व की पूर्व सुरक्षा खो दी है और इसके साथ ही अक्सर सामाजिक व्यवस्था में अपना विश्वास भी खो दिया है। फांसीवाद की जड़ें वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बुर्जुआ राज्य के विघटन में हैं। युद्ध पूर्व पूंजीवाद में बुर्जुआ तबकों के सर्वहाराकरण के लक्षण पहले से ही मौजूद थे। युद्ध ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उसकी नींव तक चकनाचूर कर दिया। यह न केवल सर्वहारा वर्ग की भयावह दरिद्रता में, बल्कि बहुत व्यापक निम्न बुर्जुआ और मध्यम बुर्जुआ जनसमूह के सर्वहाराकरण, छोटे किसानों की विकट परिस्थितियों और बुद्धिजीवियों के निराशाजनक संकट में भी स्पष्ट है। बुद्धिजीवियों की दुर्दशा और भी गंभीर है क्योंकि युद्ध पूर्व पूंजीवाद ने मांग से अधिक उत्पादन के लिए कदम उठाए थे। पूंजीपति श्रम शक्ति की व्यापक आपूर्ति को बौद्धिक श्रम के क्षेत्र तक फैलाना चाहते थे और इस तरह बेलगाम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहते थे जिससे मजदूरी, माफ कीजिए, वेतन कम हो जाए। इन्हीं समूहों से साम्राज्यवाद ने विश्व युद्ध के लिए अपने कई वैचारिक समर्थकों की भर्ती की थी। वर्तमान में ये सभी तबके युद्ध में अपनी आशाओं के टूटने का अनुभव कर रहे हैं। उनकी स्थिति काफी बदतर हो गई है। सबसे ज्यादा उन्हें अपने बुनियादी अस्तित्व की सुरक्षा का अभाव भारी पड़ रहा है, जो युद्ध से पहले भी उनके पास था। मैं ये निष्कर्ष जर्मनी की स्थितियों पर आधारित नहीं करता, जहां बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को अत्यधिक दरिद्रता का सामना करना पड़ता है जो अक्सर मजदूरों की गरीबी से भी ज्यादा गंभीर होती है। नहीं, इटली को ही देख लीजिए जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। वहां की अर्थव्यवस्था की बर्बादी सामाजिक जनसमूह को फांसीवाद से जुड़ने के लिए प्रेरित करने में निर्णायक थी। एक और देश पर विचार करें जो अन्य यूरोपीय राज्यों के विपरीत विश्व युद्ध से बिना किसी गंभीर उथल पुथल के उभरा, ब्रिटेन। आज वहां प्रेस और सार्वजनिक जीवन में नए गरीबों के संकट के बारे में उतना ही कहा जाता है जितना कि कुछ नए अमीरों के विशाल मुनाफे और विलासिता के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान आंदोलन एक बड़े सामाजिक तबके की बढ़ती दुर्दशा का जवाब है। हर देश में मध्यम तबके की स्थिति काफी खराब हुई है। कुछ देशों में ये बिगड़ती स्थिति एक ऐसे बिंदु तक ले जाती है जहां ये सामाजिक तबके कुचल दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। परिणामस्वरूप अनगिनत हजारों लोग जीवनयापन, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नई संभावनाओं की तलाश में हैं। उनकी संख्या में निचले और मध्यम स्तर के सरकारी कर्मचारी यानी लोक सेवक जुड़ते जा रहे हैं। विजयी राज्यों में भी पूर्व अधिकारी, गैर कमांडर और ऐसे ही लोग शामिल हो जाते हैं जिनके पास अब न तो रोजगार है और न ही कोई पेशा।
इस प्रकार की सामाजिक शक्तियां फांसीवाद को विशिष्ट व्यक्तियों का एक समूह प्रदान करती हैं जो इन देशों में इसे एक स्पष्ट राजतंत्रवादी रंग प्रदान करते हैं। लेकिन हम फांसीवाद के विकास को केवल ऐसे आर्थिक दबावों के परिणाम स्वरूप देखकर उसकी प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, जो सरकारों के वित्तीय संकट और उनके लुप्त होते अधिकार से काफी बढ़ गए हैं। सर्वहारा नेतृत्व की विफलता फांसीवाद का एक और स्रोत है। ये रुकावट है विश्व क्रांति की गति का रुक जाना, जो मजदूर आंदोलन के सुधारवादी नेताओं के विश्वासघात का परिणाम है। मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से में सिविल सेवक, बुर्जुआ, बुद्धिजीवी और छोटे व मध्यम बुर्जुआ, जो सर्वहारा हो चुके थे या जिनके सर्वहारा होने का खतरा था, युद्ध के मनोविज्ञान की जगह सुधारवादी समाजवाद के प्रति एक हद तक सहानुभूति ने ले ली। उन्हें उम्मीद थी कि लोकतंत्र की बदौलत सुधारवादी समाजवाद वैश्विक परिवर्तन ला सकता है। ये उम्मीदें बुरी तरह टूट गईं। सुधारवादी समाजवादियों ने एक सौम्य गठबंधन नीति अपनाई, जिसकी कीमत न केवल सर्वहारा और वेतनभोगी मजदूरों को चुकानी पड़ी, बल्कि सिविल सेवकों, बुद्धिजीवियों और हर तरह के निचले व मध्यम स्तर के निम्न बुर्जुआ वर्ग को भी चुकानी पड़ी। इन तबकों में आमतौर पर किसी भी तरह की सैद्धांतिक, ऐतिहासिक या राजनीतिक शिक्षा का अभाव था। सुधारवादी समाजवाद के प्रति उनकी सहानुभूति गहरी नहीं थी। इसलिए जैसा कि हुआ, उन्होंने न केवल सुधारवादी नेताओं में बल्कि स्वयं समाजवाद में भी अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने कहा, समाजवादियों ने हमारे बोझ और दुखों को कम करने कई खूबसूरत चीजों का वादा किया था और न्याय और लोकतंत्र की नींव पर समाज को नया आकार देने का वादा किया था। लेकिन बड़े लोग और अमीर लोग पहले से भी ज्यादा सख्ती से शासन करते रहे। समाजवाद से निराश इन बुर्जुआ लोगों के साथ सर्वहारा ताकतें भी जुड़ गईं। सभी मोहभंगग्रस्त लोग, चाहे वे मूल रूप से बुर्जुआ हो या सर्वहारा, फिर भी एक अनमोल बौद्धिक शक्ति को त्याग देते हैं जो उन्हें अंधकार में वर्तमान से एक उज्ज्वल और आशावान भविष्य की ओर देखने में सक्षम बनाती। वह शक्ति है सर्वहारा वर्ग पर भरोसा, जो समाज का पुनर्निर्माण करेगा। सुधारवादी नेताओं द्वारा किया गया विश्वासघात इन भ्रमित शक्तियों के दृष्टिकोण पर उतना भारी नहीं पड़ता जितना कि एक अन्य तथ्य पर, अर्थात सर्वहारा जनता इस विश्वासघात को सहन करती है कि वे बिना किसी विद्रोह या प्रतिरोध के पूंजीवादी जुए को स्वीकार करते रहते हैं। वास्तव में वे पहले से भी अधिक कड़वे कष्ट को सहन करते हैं। इसके अलावा निष्पक्षता के लिए मुझे ये भी जोड़ना होगा कि रूस को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टियां भी इस तथ्य के लिए जिम्मेदार हैं कि सर्वहारा वर्ग के भीतर भी ऐसे मोहभंगग्रस्त लोग हैं जो खुद को फांसीवाद की बाहों में झोंक देते हैं। अक्सर इन पार्टियों की कार्रवाइयां अपर्याप्त रूप से जोरदार रही हैं, उनकी पहलकदमियों में व्यापकता की कमी रही है और जनता तक उनकी पहुंच अपर्याप्त रही है। मैं उन नीतिगत गलतियों को नजरअंदाज करता हूं जिनके कारण हार हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई सबसे सक्रिय, ऊर्जावान और क्रांतिकारी सोच वाले सर्वहारा वर्ग हमारे पास आने का रास्ता नहीं खोज पाए हैं या इस रास्ते से इसलिए मुड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने हमें पर्याप्त ऊर्जावान और आक्रामक नहीं पाया। हम उन्हें ये समझाने में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं कि हमें भी कुछ मौकों पर पीछे क्यों हटना चाहिए, भले ही अनिच्छा से और अच्छे कारण से ही क्यों न हो। फांसीवाद का जन चरित्र। हजारों की संख्या में जनसमूह फांसीवाद की ओर उमड़ पड़ा। ये राजनीतिक रूप से बेघर, सामाजिक रूप से विस्थापित, बेसहारा और निराश लोगों के लिए एक शरणस्थली बन गया। और जिस चीज की उन्हें अब क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग और समाजवाद से उम्मीद नहीं थी, अब उन्हें उम्मीद थी कि वह हर सामाजिक वर्ग के सबसे सक्षम, मजबूत, दृढ़निश्चयी और साहसी तत्वों द्वारा प्राप्त की जाएगी। इन सभी शक्तियों को एक समुदाय में एकजुट होना होगा, और यह समुदाय फांसीवादियों के लिए राष्ट्र है। वे गलतफहमी में ये कल्पना करते हैं कि एक नई और बेहतर सामाजिक वास्तविकता बनाने की सच्ची इच्छाशक्ति सभी वर्ग विरोधों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। फांसीवादी आदर्शों को प्राप्त करने का साधन उनके लिए राज्य है, एक मजबूत और सत्तावादी राज्य जो उनकी अपनी रचना और उनका आज्ञाकारी उपकरण होगा। ये राज्य पार्टी और वर्ग के सभी मतभेदों से ऊपर उठेगा और समाज का पुनर्निर्माण उनकी विचारधारा और कार्यक्रम के अनुरूप करेगा। ये स्पष्ट है कि अपने सैनिकों की सामाजिक संरचना के संदर्भ में फांसीवाद उन ताकतों को समाहित करता है जो बुर्जुआ समाज के लिए बेहद असुविधाजनक और यहाँ तक कि खतरनाक भी हो सकती हैं। मैं आगे बढ़कर ये दावा करूंगा कि ये तत्व अगर अपने हित को समझ लें तो बुर्जुआ समाज के लिए खतरनाक ही होंगे। बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इन ताकतों को ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि बुर्जुआ समाज जल्द से जल्द ध्वस्त हो जाए और साम्यवाद की स्थापना हो। लेकिन अब तक की घटनाओं ने ये प्रदर्शित कर दिया है कि फांसीवाद के भीतर क्रांतिकारी ताकतें प्रतिक्रियावादी ताकतों से पिछड़ रही हैं और उन पर लगाम कस रही हैं। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह अन्य क्रांतियों की घटनाओं के समान है।
निम्न बुर्जुआ और मध्यवर्ती सामाजिक शक्तियां पहले तो सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के शक्तिशाली ऐतिहासिक खेमों के बीच निर्णायक रूप से डोलती रहती हैं। वे सर्वहारा वर्ग के जीवन के कष्टों और कुछ हद तक उसकी आत्मा की उदात्त आकांक्षाओं और उच्च आदर्शों से तब तक उसके प्रति सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित होते हैं जब तक कि वह न केवल अपने आचरण में क्रांतिकारी हो बल्कि विजय की संभावनाएं भी रखता हो। जनता और उसकी जरूरतों के दबाव में और इस स्थिति से प्रभावित होकर फांसीवादी नेता भी कम से कम क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के साथ इश्कबाजी करने को मजबूर हो जाते हैं, भले ही उनकी उसके प्रति कोई व्यक्तिगत सहानुभूति न हो। लेकिन जब ये स्पष्ट हो जाता है कि सर्वहारा वर्ग ने स्वयं क्रांति को आगे ले जाने के लक्ष्य को त्याग दिया है, कि वह सुधारवादी नेताओं के प्रभाव में क्रांति के भय और पूंजीपतियों के प्रति सम्मान के कारण युद्ध के मैदान से पीछे हट रहा है, इस बिंदु पर व्यापक फांसीवादी जनता उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां उसके अधिकांश नेता सचेतन या अचेतन रूप से शुरू से ही थे पूंजीपति वर्ग के पक्ष में। पूंजीपति वर्ग और फांसीवाद। पूंजीपति वर्ग स्वाभाविक रूप से अपने नए सहयोगियों का खुशी से स्वागत करता है। वह उनमें अपनी शक्ति में भारी वृद्धि देखता है, अपनी सेवा में हर प्रकार की हिंसा के लिए तैयार एक दृढ़ समूह। शासन का आदि पूंजीपति वर्ग दुर्भाग्य से स्थिति का आकलन करने और अपने वर्ग हितों की रक्षा करने में सर्वहारा वर्ग की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी और बुद्धिमान होता है, जो जुए का आदी होता है। शुरू से ही पूंजीपति वर्ग ने स्थिति को और इस प्रकार फांसीवाद से मिलने वाले लाभों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। पूंजीपति वर्ग क्या चाहता है? वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण यानी अपने वर्ग प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान परिस्थितियों में उसके लक्ष्य को प्राप्त करने की पूर्व शर्त मजदूर वर्ग के शोषण और उत्पीड़न को काफी बढ़ाना और तीव्र करना है। पूंजीपति वर्ग अच्छी तरह जानता है कि शोषितों पर यह नियति थोपने के लिए उसके पास अकेले सत्ता के साधन नहीं है। गरीबी में वृद्धि के बिच्छुओं से त्रस्त मोटी चमड़ी वाला सर्वहारा भी अंततः पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह करने लगता है। पूंजीपति वर्ग केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि समय के साथ ऐसी परिस्थितियों में सुधारवादी समाजवादियों के सौम्य और समझौतापरक उपदेश भी सर्वहारा वर्ग पर अपना मंद प्रभाव खो देंगे। उसका मानना है कि सर्वहारा वर्ग को अब केवल बल के माध्यम से ही वश में किया जा सकता है और उसका शोषण किया जा सकता है। लेकिन पूंजीपति राज्य के पास उपलब्ध बल के साधन आंशिक रूप से टूटने लगे हैं। राज्य अपने दासों के बीच अंधनिष्ठा और अधीनता बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय शक्ति और नैतिक अधिकार खो रहा है। पूंजीपति वर्ग अब अपने वर्ग शासन को सुरक्षित रखने के लिए अपने राज्य के नियमित बल प्रयोग पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके लिए उसे बल के एक गैर कानूनी और गैर राज्यीय साधन की आवश्यकता है। फांसीवादी भीड़ बनाने वाले विविध समूहों ने यही प्रस्ताव रखा है। इसीलिए पूंजीपति वर्ग फांसीवाद के चुंबन के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, उसे उसके सभी लिखित और अलिखित नियमों के विपरीत कार्रवाई की पूरी आज़ादी देता है। वह इससे भी आगे जाता है। वह फांसीवाद को पोषित करता है, उसे बनाए रखता है और राजनीतिक सत्ता और धन संग्रह के रूप में अपने पास उपलब्ध सभी साधनों से उसके विकास को बढ़ावा देता है। ये स्पष्ट है कि विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर हर देश में फांसीवाद की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फिर भी हर देश में इसकी दो अनिवार्य विशेषताएं होती हैं। एक दिखावटी क्रांतिकारी कार्यक्रम जो व्यापक सामाजिक जनसमूह की मनोदशाओं, हितों और मांगों के साथ बेहद चतुराई से जुड़ता है, और क्रूर एवं हिंसक आतंक का प्रयोग। इटली में फांसीवाद का उदय। आज फांसीवाद के विकास और चरित्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण इटली है। यहाँ फांसीवाद ने अर्थव्यवस्था के विघटन और कमजोरी में अपना आधार पाया। ये बात लागू नहीं होती क्योंकि इटली विजयी शक्तियों में से एक था। फिर भी युद्ध का इटली की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। बुर्जुआ वर्ग युद्ध से विजयी होकर लौटा, लेकिन गंभीर रूप से घायल। देश की आर्थिक संरचना और विकास यहाँ निर्णायक था। केवल उत्तरी इटली में ही आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ। मध्य और विशेष रूप से दक्षिणी इटली में कृषि पूंजी अभी भी राज कर रही थी। कुछ हद तक सामंती परिस्थितियों में एक ऐसे वित्तीय पूंजीवाद के साथ संबद्ध जो अभी तक आधुनिक विकास और महत्व की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा था। दोनों ही साम्राज्यवादी थे, दोनों युद्ध के विरोधी थे, दोनों को लाखों लोगों के कत्लेआम से बहुत कम या कुछ भी हासिल नहीं हुआ। गैर पूंजीवादी किसान वर्ग उनके अधीन भयंकर रूप से पीड़ित था और उसके साथ शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग भी। ये सच है कि उत्तरी इटली के कृत्रिम रूप से पोषित भारी उद्योग ने बेहिसाब मुनाफा कमाया। फिर भी इस उद्योग की जड़ें गहरी नहीं थीं। इटली में न तो कोयला है और न ही लोहा, और इसका विकास जल्द ही फीका पड़ गया। युद्ध के सभी बुरे प्रभाव इटली की अर्थव्यवस्था और सरकारी वित्त पर बरस पड़े। एक भयानक संकट सामने आया। उद्योग, हस्तशिल्प और व्यापार ठप पड़ गए, एक के बाद एक दिवालियापन सामने आए। साम्राज्यवाद और युद्ध की उपज, बैंका दी स्कोंटो और अंसाल्डो कंपनी, दोनों ही ध्वस्त हो गईं।
युद्ध ने लाखों लोगों को काम और भोजन की तलाश में, लाखों अपंगों, विधवाओं और अनाथों को पोषण की आवश्यकता में पीछे छोड़ दिया। संकट ने काम और नौकरी की तलाश में घर लौटने वालों की संख्या बढ़ा दी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं, मजदूरों और क्लर्कों दोनों की छंटनी की गई भीड़ शामिल थी। इटली में दुख की एक विशाल लहर फैल गई, जो 1920 की गर्मियों और 1921 के वसंत के बीच अपने चरम पर पहुंच गई। उत्तरी इटली का औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, जिसने युद्ध के लिए इतनी बेशर्मी से आंदोलन किया था, बर्बाद अर्थव्यवस्था को बहाल करने में असमर्थ था। उसके पास अपने लक्ष्यों के लिए राज्य को संगठित करने की राजनीतिक शक्ति नहीं थी। उसने सरकार पर नियंत्रण खो दिया था और गियोलिट्टी के नेतृत्व में सरकार फिर से कृषि और वित्तीय पूंजीपतियों के हाथों में आ गई थी। अगर ऐसा न भी होता तो भी हर जोड़ पर चरमराती राज्य सरकार के पास संकट और दुख से निपटने के साधन और अवसर नहीं होते। इस स्थिति के कारण और इसके विकास के साथ इतालवी फासीवाद का उदय हुआ। मुसोलिनी के रूप में पूर्व निर्धारित नेता का इंतजार था। 1914 की शरद ऋतु में मुसोलिनी शांतिवादी समाजवाद का विद्रोही बन चुका था। युद्ध या गणतंत्र के नारे के साथ वह युद्ध प्रेमियों में सबसे कट्टर बन गया। एंटेंटे के धन से स्थापित एक दैनिक समाचार पत्र इल पोपोलो डी इटालिया में उसने युद्ध के फलस्वरूप उत्पादकों को धरती पर स्वर्ग का वादा किया। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर उसने युद्ध के रक्तपात को झेला। उनके साथ मिलकर वह इटली को एक आधुनिक पूंजीवादी राज्य के रूप में नया रूप देना चाहता था। मुसोलिनी को जनता को लुभाना था ताकि वह एक ऐसी स्थिति में सक्रिय शक्ति के रूप में हस्तक्षेप कर सके जो उसकी सभी भविष्यवाणियों को झुठलाती थी और उसके लक्ष्यों के विपरीत थी। 1919 में उन्होंने मिलान में पहला फासियो दी कॉम्बेटेंटी सीमावर्ती सैनिकों का संघ बनाया, जिसका लक्ष्य क्रांतिकारी युद्ध के क्रांतिकारी परिणामों को खायों के नायकों और मेहनतकश जनता के लिए सुरक्षित करके राष्ट्र के अस्तित्व और उत्कर्ष को सुनिश्चित करना था। कई शहरों में फासीवादी समूह बनाए गए। नया आंदोलन शुरू से ही क्रांतिकारी मजदूर संगठनों के खिलाफ एक तीखे संघर्ष में लगा रहा, क्योंकि मुसोलिनी का दावा था कि इन संगठनों ने वर्ग संघर्ष का एक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करके राष्ट्र को विभाजित और कमजोर किया था। फासीवाद ने गियोलिट्टी सरकार पर भी अपने भाले चलाए, जिसे वह युद्ध के बाद के दौर की भयावह पीड़ा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानता था। शुरुआत में फासीवाद का विकास बहुत धीमी और कमजोर गति से हुआ। समाजवाद में व्यापक जनसमूह के विश्वास ने इसे अभी भी पीछे धकेल रखा था। मई 1920 में पूरे इटली में केवल लगभग 100 फासीवादी समूह थे, जिनमें से किसी में भी 20 से 30 से ज्यादा सदस्य नहीं थे। मनोबल का ह्रास और आतंक। जल्द ही फासीवाद एक दूसरे प्रमुख स्रोत से पोषण और ताकत प्राप्त करने में सक्षम हो गया। वस्तुगत क्रांतिकारी स्थिति ने इतालवी सर्वहारा वर्ग में एक व्यक्तिपरक क्रांतिकारी मनोदशा को जन्म दिया। रूसी श्रमिकों और किसानों के शानदार उदाहरण का यहाँ गहरा प्रभाव पड़ा। 1920 की गर्मियों में धातुकर्मियों ने कारखानों पर कब्जा कर लिया। यहाँ और वहाँ दक्षिणी इटली तक पहुंचकर कृषि सर्वहारा वर्ग, छोटे किसानों और किराएदार किसानों ने जागीरों पर कब्जा कर लिया या बड़े भूस्वामियों के खिलाफ अन्य तरीकों से विद्रोह किया। लेकिन इस महान ऐतिहासिक क्षण ने मजदूर नेताओं को आत्मा में कमजोर पाया। समाजवादी पार्टी के सुधारवादी नेताओं ने कारखाना कब्जे को सत्ता के संघर्ष में व्यापक बनाने के क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य से डरकर पीछे हट गए। उन्होंने मजदूरों के संघर्ष को विशुद्ध रूप से आर्थिक आंदोलन के संकीर्ण दायरे में धकेल दिया। डी अरागोना और जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर के अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार, खासकर गियोलिट्टी के शानदार सहयोग का फायदा उठाते हुए मालिकों के साथ एक शर्मनाक समझौते के जरिए विद्रोही मजदूरी करने वाले दासों को धोखा दिया। सोशलिस्ट पार्टी के वामपंथी धड़े के नेताओं, जिनसे बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, के पास अभी भी विचारों और कार्यों में स्थिति को नियंत्रित करने और घटनाओं को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए बहुत कम प्रशिक्षण और अनुभव था। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग अपने नेताओं से आगे बढ़कर उन्हें क्रांति की दिशा में आगे बढ़ाने में असमर्थ साबित हुआ। कारखानों पर कब्जा सर्वहारा वर्ग की करारी हार में परिणत हुआ, जिससे उसके खेमे में हतोत्साह, संदेह और भय व्याप्त हो गया। हजारों मजदूरों ने पार्टी और ट्रेड यूनियनों से मुंह मोड़ लिया। उनमें से कई उदासीनता और नासमझी में डूब गए, जबकि अन्य बुर्जुआ संघों में शामिल हो गए। फासीवाद ने मोहभंग हुए लोगों के साथ साथ निम्न बुर्जुआ वर्ग और बुर्जुआ आबादी में भी बढ़ता समर्थन हासिल किया। इसने सुधारवाद से ग्रस्त मजदूर वर्ग के विरुद्ध राजनीतिक और वैचारिक रूप से विजय प्राप्त की थी। फरवरी 1921 में लगभग 1000 फासीवादी थे। फासीवाद ने बेईमानी से भड़काऊ आंदोलन के जरिए की गई दिखावटी क्रांतिकारी मांगों के जरिए जनता को जीत लिया। इसका आडंबरपूर्ण मौखिक कट्टरवाद मुख्यतः राष्ट्र दगाबाज गियोलिट्टी की सरकार के विरुद्ध था। हालांकि फासीवाद ने अपने दूसरे शत्रु, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठनों, जो मातृभूमि के शत्रु थे, के विरुद्ध आग और तलवार से ही कार्यवाही की।
मुसोलिनी ने अपने गणतंत्रवादी, राजतंत्र विरोधी और साम्राज्यवादी विचारों के अनुरूप शाही राजवंश को बर्खास्त करने और गियोलिट्टी का शाब्दिक रूप से सिरकलम करने की मांग की। उसके अनुयायियों ने राष्ट्र विरोधियों यानी वर्ग चेतन मजदूर संगठनों को सीधे खूनी आतंक से अनुशासित करना शुरू कर दिया। 1921 के वसंत में फांसीवादियों ने अपना पहला दंडात्मक अभियान चलाया। उन्होंने ग्रामीण सर्वहारा वर्ग पर हमला किया, जिनके संगठनात्मक मुख्यालयों को तबाह और जला दिया गया और जिनके नेताओं की हत्या कर दी गई। बाद में ही फांसीवादी आतंक बड़े शहरों के सर्वहारा वर्ग तक फैला। अभियोजकों ने कानून और न्याय की परवाह किए बिना ये सब होने दिया। पूंजीपति वर्ग, चाहे वह औद्योगिक हो या कृषि, खुलेआम फांसीवादी आतंकवाद को प्रायोजित करता था, उसे धन और अन्य तरीकों से समर्थन देता था। हालांकि कारखानों पर मजदूरों का कब्जा हार में समाप्त हुआ, फिर भी पूंजीपति वर्ग को भविष्य में सर्वहारा सत्ता के पुनरुत्थान का डर था। नगरपालिका चुनावों में समाजवादियों ने 8,000 परिषदों में से 1/3 पर जीत हासिल की थी। निवारक कार्रवाई जरूरी थी। निश्चित रूप से फांसीवादी चुनावी लाभ सरकार के पास तब फांसीवाद को बलपूर्वक कुचलने का कारण और अवसर था, जो उस पर खतरनाक ढंग से आक्रमण कर रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में इससे मजदूर आंदोलन और मजबूत होता। गियोलिट्टी ने सोचा कि समाजवादियों और क्रांतिकारियों की बजाय फांसीवादी ज्यादा बेहतर हैं। धूर्त बुजुर्ग ने संसद भंग कर दी और मई 1921 में नए चुनावों का आदेश दिया। उसने सभी बुर्जुआ दलों का एक व्यवस्था के लिए गठबंधन बनाया और उसमें फांसीवादी संगठनों को शामिल किया। चुनाव अभियान के दौरान फांसीवाद जोरदार गणतंत्रवादी अपीलों में लगा रहा। ये राजशाही विरोधी और वंशवाद विरोधी आंदोलन अब शांत हो गया क्योंकि कृषि पार्टी के नेता और जनता इसमें शामिल हो रहे थे। चुनावों में फांसीवादियों की बढ़त मुख्यतः इसी समर्थन के साथ साथ फांसीवाद के विस्तार और बढ़ती ताकत के कारण थी, जिसमें मई 1921 में 2000 समूह शामिल थे। मुसोलिनी निस्संदेह खुद को और अपने आंदोलन को फांसीवादी आंदोलन में कृषि शक्तियों की बाढ़ लाने के अंतर्निहित जोखिम के सामने उजागर कर रहा था। उन्होंने यह माना कि दिखावटी क्रांतिकारी राजतंत्र विरोधी आंदोलन को रोककर वे जनता को फांसीवादियों में शामिल होने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन दे रहे थे। चुनावी लड़ाई खत्म होने के बाद मुसोलिनी 1919 के अपने नारों पर वापस लौटना चाहता था। भारी उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था जियोर्नल डी इटालिया के एक पत्रकार के साथ एक साक्षात्कार में उसने कहा कि निर्वाचित फांसीवादी संसद के उद्घाटन में भाग नहीं लेंगे क्योंकि सिंहासन से भाषण के बाद उनके लिए राजा अमर रहे। चिल्लाना असंभव था। इस घोषणा का फांसीवाद में कृषि पक्ष की ताकत दिखाने जैसा प्रभाव पड़ा। फांसीवादी समूहों के समर्थन से चुने गए कुछ प्रतिनिधि राजतंत्रवादियों और राष्ट्रवादियों में शामिल हो गए। विवाद को सुलझाने के लिए फांसी के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ फांसीवादी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई। मुसोलिनी और उसका प्रस्ताव पराजित हो गया। उसने अपने गणतंत्रवाद पर लगाम लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर फांसीवाद को विभाजित नहीं करना चाहता। फांसीवादी तंत्र। इस हार ने मुसोलिनी को फांसीवाद को एक संगठित और केंद्रीकृत पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तब तक ये केवल एक ढीला ढाला आंदोलन था। ये परिवर्तन नवंबर 1921 में पहली फांसीवादी कांग्रेस में हुआ। इस मामले में मुसोलिनी की जीत तो हुई, लेकिन पार्टी नेतृत्व के चयन में वह पराजित हुआ। वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं था। उसके निजी समर्थकों की संख्या केवल आधी थी, बाकी आधे राजतंत्रवादी कृषक थे। ये स्थिति महत्वपूर्ण है। ये फांसीवाद के भीतर एक संघर्ष की ओर इशारा करता है जो आज तक जारी और तीव्र होता जा रहा है, एक ऐसा संघर्ष जो फांसीवाद के पतन में योगदान देगा। ये कृषि और औद्योगिक पूंजी के बीच, या राजनीतिक शब्दों में राजतंत्रवादियों और गणराज्यवादियों के बीच का संघर्ष है। पार्टी के अब 500,000 सदस्य हैं। फांसीवाद को एक पार्टी के रूप में स्थापित करना ही मुसोलिनी को मजदूर वर्ग का स्वामी बनने और सर्वहारा वर्ग को और भी अधिक कष्टदायक परिश्रम के माध्यम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और आगे के विकास में योगदान देने के लिए मजबूर करने की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके लिए उसे दोहरे तंत्र की आवश्यकता थी। एक तंत्र मजदूरों को भ्रष्ट करने के लिए और दूसरा सशस्त्र बल और आतंकवादी साधनों से उनका दमन करने के लिए। मजदूर आंदोलन को भ्रष्ट करने का तंत्र राष्ट्रीय निगम नामक फांसीवादी यूनियनों की स्थापना करके बनाया गया था। उन्हें व्यवस्थित रूप से वही करना था जो फांसीवाद शुरू से करता आ रहा था, क्रांतिकारी मजदूर आंदोलन, बल्कि मजदूरों के हर स्वतंत्र आंदोलन का मुकाबला करना। मुसोलिनी हमेशा इस आरोप का खंडन करता है कि वह मजदूर वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। वह लगातार यह आश्वासन देता है कि वह मजदूर वर्ग को भौतिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत करना चाहता है, न कि उसे गुलामों जैसे जीवन की कष्टदायक परिस्थितियों में पीछे धकेलना चाहता है। लेकिन ये सब राष्ट्र के ढांचे में होना चाहिए और उसके हितों के अधीन होना चाहिए।
वर्ग संघर्ष को तीखे शब्दों में खारिज किया जाता है। फांसीवादी ट्रेड यूनियनों की स्थापना सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी संगठनों के साथ साथ किसी भी प्रकार के वर्ग संगठनों के विरुद्ध एक प्रतिकारक उपाय प्रदान करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ की गई थी। मुसोलिनी और उसके अनुचरों को हर सर्वहारा वर्ग संगठन पर तुरंत क्रांतिकारी चरित्र का संदेह हो जाता है। मुसोलिनी ने अपनी ट्रेड यूनियनें बनाई जिनमें किसी भी व्यापार या उद्योग के सभी श्रमिक, कर्मचारी और नियोक्ता शामिल थे। कुछ संगठित नियोक्ताओं ने मुसोलिनी की यूनियनों में शामिल होने से इनकार कर दिया, जैसा कि कृषि संघ और उद्योगपतियों के संघ ने किया है। फिर भी उनके पाखंड के बावजूद फांसीवादी दंडात्मक अभियानों द्वारा उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। ये हमले केवल सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए होते हैं जो शायद क्रांतिकारी आंदोलन में भी नहीं है, फिर भी अपने वर्ग हितों के अनुसार संघर्ष करते हैं। दसियों हजार श्रमिकों को फांसीवादी यूनियनों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें लगभग 800,000 सदस्य हैं। इटली में मजदूर वर्ग पर आतंकवादी हमले करने वाले फांसीवादी समूहों को तथाकथित स्क्वाड्रन कहा जाता है। ये एक सैन्य संगठन का निर्माण करते हैं जो कृषि दंडात्मक अभियानों से विकसित हुआ है। दंड देने वालों के गिरोह, जो यहाँ वहाँ स्वतःस्फूर्त रूप से बनते थे, वेतनभोगी भाड़े के सैनिकों के स्थायी संगठन बन गए जो आतंक को एक पेशे के रूप में अंजाम देते हैं। ये स्क्वाड्रन समय के साथ एक विशुद्ध सैन्य बल के रूप में विकसित हुए जिसने तख्तापलट किया और मुसोलिनी की तानाशाही शक्ति को आधार प्रदान किया। सत्ता पर कब्जा करने और फांसीवादी राज्य की स्थापना के बाद उन्हें बुर्जुआ राज्य के एक अंग राष्ट्रीय मिलिशिया के रूप में वैध कर दिया गया। जैसा कि आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था, वे ईश्वर, राष्ट्र और प्रधानमंत्री की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृपया ध्यान दें, राजा की नहीं। उनकी संख्या के विभिन्न अनुमान हैं। फांसीवादी तख्तापलट के समय उनकी संख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच थी, अब उनकी संख्या 5 लाख है। असफल आम हड़ताल। जिस प्रकार सुधारवादी नेताओं की विफलता और विश्वासघात ने फांसीवाद को जन्म दिया, उसी प्रकार फांसीवाद द्वारा राज्य सत्ता पर विजय प्राप्त करने से पहले एक और सुधारवादी विश्वासघात हुआ और उसके साथ ही इतालवी सर्वहारा वर्ग की एक और हार भी हुई। 31 जुलाई 1922 को इतालवी सुधारवादी मजदूर नेताओं का एक गुप्त अधिवेशन हुआ। दोनों यूनियनों और समाजवादी पार्टी के तुराती भी वहां मौजूद थे, ठीक डी अरागोना की तरह। इसने 1 अगस्त को जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर के माध्यम से एक आम हड़ताल की घोषणा करने का निर्णय लिया, एक ऐसी हड़ताल जो न तो तैयार थी और न ही संगठित। जैसी स्थिति थी, ये सर्वहारा वर्ग की एक भयानक हार में ही समाप्त हो सकती थी। कई इलाकों में हड़ताल तभी शुरू हुई जब यह अन्य जगहों पर पहले ही ध्वस्त हो चुकी थी। यह हार उतनी ही बड़ी और भाग्यवादी थी जितनी कि कारखानों पर कब्जा। इसने फांसीवादियों को उनके तख्तापलट के लिए साहस दिया, जबकि मजदूरों को हतोत्साहित किया ताकि वे निष्क्रिय और निराश होकर आगे प्रतिरोध करने से बचे और सब कुछ होने दें। तख्तापलट के बाद सुधारवादी नेताओं का विश्वासघात तब उजागर हुआ जब इतालवी ट्रेड यूनियन परिसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक, बल्देसी ने मुसोलिनी के आदेश पर घोषणा की कि वह फांसीवादी सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। ये शर्मनाक गठबंधन टूट गया। कितनी शर्मनाक बात है, सुधारवादियों के विरोध और प्रतिरोध के कारण नहीं, बल्कि फांसीवादी कृषकों के प्रतिरोध के कारण। साथियों, इस संक्षिप्त अवलोकन से आप इटली में फांसीवाद के विकास और जनता को दरिद्र और भ्रमित करने वाले आर्थिक पतन के बीच फांसीवाद के विकास और सुधारवादी नेताओं, जो कायर थे और जिन्होंने संघर्ष में सर्वहारा वर्ग का साथ छोड़ दिया, के विश्वासघात के बीच अंतर संबंध को समझ पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की कमजोरियों ने भी इसमें भूमिका निभाई। अपनी संख्यात्मक कमजोरी के अलावा पार्टी ने निश्चित रूप से फांसीवाद को केवल एक सैन्य परिघटना के रूप में देखने और उसके वैचारिक और राजनीतिक पक्ष को नजरअंदाज करने की नीतिगत भूल भी की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्वहारा वर्ग को आतंकवादी कृत्यों से कुचलने से पहले इटली में फांसीवाद ने उस मजदूर आंदोलन पर वैचारिक और राजनीतिक विजय प्राप्त कर ली थी जो उसकी विजय का मूल था। वैचारिक और राजनीतिक रूप से फांसीवाद पर विजय पाने के महत्व पर विचार न करना बहुत खतरनाक होगा। फांसीवादी वादे बनाम प्रदर्शन। ये स्पष्ट है कि अपने संगठन और शक्ति के संदर्भ में फांसीवाद यहाँ संक्षेप में उल्लिखित रूप में विकसित हो सका केवल इसलिए क्योंकि इसका एक ऐसा कार्यक्रम था जो व्यापक जनसमुदाय के लिए अत्यंत आकर्षक था। हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न है जो हर देश के सर्वहारा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। इटली में फांसीवाद ने सत्ता संभालने के बाद से अपने कार्यक्रम को साकार करने के लिए क्या किया है? उस राज्य की प्रकृति क्या है जिसे उसने अपना साधन बनाया है? क्या उसने स्वयं को वर्ग और दल से ऊपर समाज के हर तबके को न्याय प्रदान करने वाला वादा किया हुआ राज्य साबित किया है? या क्या उसने स्वयं को संपत्तिवान अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का एक उपकरण साबित किया है?
इसका सबसे अच्छा आकलन फांसीवादी कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण मांगों की तुलना उनके क्रियान्वयन के तरीके से करके किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से फांसीवाद ने क्या वादा किया था जब वह सैमसन की तरह जंगली, लहराते बालों के साथ आया था? मतदान के अधिकार में सुधार और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का लगातार क्रियान्वयन। हम क्या देखते हैं? 1919 के पुराने और त्रुटिपूर्ण आनुपातिक प्रतिनिधित्व कानून को निरस्त करके उसकी जगह एक ऐसा चुनावी कानून लाया जाएगा जो एक मजाक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक खूनी मजाक। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे संसद में 2/3 सीटें मिलेंगी। इस बात पर बहस चल रही है कि ये 2/3 होनी चाहिए या 3/4। हाल की प्रेस रिपोर्टों के अनुसार फांसीवादी इस बात से संतुष्ट होंगे कि सबसे मजबूत पार्टी, यानी उनकी अपनी पार्टी को 2/3 सीटें मिले और बाकी 1/3 सीटें अन्य विभिन्न पार्टियों में आनुपातिक रूप से बांटी जाएं। ये तो एक चुनावी सुधार है। मुसोलिनी ने महिलाओं को वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार देने का वादा किया था। हाल ही में रोम में महिलाओं के मताधिकार पर एक अंतर्राष्ट्रीय बुर्जुआ सम्मेलन हुआ। मुसोलिनी ने अपनी उपस्थिति से महिलाओं का सम्मान किया और उन्हें एक मधुर मुस्कान के साथ समझाया कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा, लेकिन केवल नगर परिषदों के लिए। इस प्रकार उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। इसके अलावा सभी महिलाओं को नगरपालिका चुनावों में अधिकार नहीं मिलेंगे, केवल वे ही जो एक निश्चित स्तर की शिक्षा का प्रमाण दे सकें, साथ ही युद्ध पदक वाली महिलाएं और वे महिलाएं जिनके पतियों के पास एक निश्चित स्तर के करों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन हो। इस तरह वह महिलाओं के समान अधिकारों के संबंध में अपने वादे को पूरा करता है। फांसीवाद ने अपने कार्यक्रम में सीनेट को समाप्त करना और राजनीतिक संसद के साथ साथ एक आर्थिक संसद का निर्माण करना शामिल किया था। आर्थिक संसद के बारे में हम और कुछ नहीं सुनते, लेकिन जब मुसोलिनी ने सीनेट को, जो सभी प्रतिक्रियावादियों का कबाड़खाना था, अपना पहला संबोधन दिया तो उसने अतीत में इसके शानदार योगदानों का बखान किया और वर्तमान में इसकी महान उपलब्धियों की पुष्टि की। इन सब के लिए कानून निर्माण में सीनेट के प्रभाव को बढ़ाना जरूरी था। फांसीवादी कार्यक्रम संविधान में सुधार के लिए राष्ट्रीय सभा को तत्काल बुलाने का आह्वान करता है। इसका क्या मतलब है? इस सभा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इसके विपरीत संवैधानिक सुधार इस प्रकार है। संसद, जैसा कि मैंने वर्णन किया है, यानी फांसीवाद अपनी बहुमत वाली पार्टी है, एक प्रधानमंत्री का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित फांसीवादी प्रधानमंत्री को राजा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री अपनी सरकार को अपनी इच्छानुसार किसी भी तरह से बनाता है, खुद को और अपने मंत्रिमंडल को संसद के सामने प्रस्तुत करता है और विश्वास मत प्राप्त करता है, जिसके बाद संसद 4 साल के लिए, यानी अपने पूरे कार्यकाल के लिए, स्थगित होकर दृश्य से हट जाती है। आइए हम सामाजिक क्षेत्र में फांसीवादियों के वादों की तुलना उनके कार्यों से भी करें। फांसीवाद ने 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए कानूनी सुरक्षा और औद्योगिक व कृषि मजदूरों दोनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की स्थापना का वादा किया था। 8 घंटे के कार्यदिवस पर अब प्रस्तावित कानून में 100 अपवाद हैं और यह इस प्रावधान के साथ समाप्त होता है कि कुछ मामलों में इसे रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा सर्वहारा वर्ग के व्यापक तबकों, खासकर रेल कर्मचारियों, डाक कर्मचारियों और अन्य संचार व परिवहन कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्यदिवस व्यवहार में पहले ही लुप्त हो चुका है, जिनके लिए बिल्कुल उस दुखी कुत्ते ग्रोना के मॉडल पर काम पर बुलाए गए 8 घंटे की जगह वास्तव में किए गए 8 घंटे काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन की स्थापना के संबंध में स्थिति क्या है? ट्रेड यूनियनों पर आतंकवादी बेड़ियां और विनाश के कारण और नागरिक शांति का संकल्प लेने वाले फांसीवादी निगमों के आचरण के कारण वेतन संबंधी मांगों के विरुद्ध नियोक्ताओं का प्रतिरोध इतना प्रबल हो गया है कि खराब आर्थिक स्थिति के कारण श्रमिक अपने पिछले वेतन स्तर को भी बनाए रखने में असमर्थ हैं। औसतन 20-30% की वेतन कटौती हुई है, बहुत से श्रमिकों के लिए 50%। वास्तव में ऐसे मामले भी हैं जहां वेतन में 60% तक की कटौती हुई है। फांसीवाद ने बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बीमा की बात की थी, जो उन्हें गरीबी और कष्ट के सबसे बुरे स्तरों से बचाएगा। और इस वादे का क्या हुआ? बुजुर्गों, अशक्तों और बीमारों के लिए सामाजिक कल्याण की बेहद कमजोर शुरुआत, जो 5 करोड़ लीरा के कोष के रूप में थी, उसे खत्म कर दिया गया है। 5 करोड़ लीरा को बजट से बस पैसा बचाने के लिए काट दिया गया था, ताकि गरीबी से जूझ रहे लोगों की किसी भी कल्याणकारी योजना तक पहुंच न हो। रोजगार एजेंसियों और बेरोजगारों को सहायता देने के लिए 5 करोड़ लीरा और सहकारी ऋण संघों के लिए 6 करोड़ लीरा भी बजट से काट दिए गए हैं। फांसीवाद ने यह मांग उठाई थी कि मजदूर कारखाने के तकनीकी नेतृत्व में भाग ले, दूसरे शब्दों में उत्पादन पर नियंत्रण। ये वादा किया गया था कि फांसीवाद सार्वजनिक उद्यमों को कारखाना परिषदों के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन कर देगा। अब एक ऐसे कानून पर विचार किया जा रहा है जो कारखाना परिषदों को पूरी तरह से समाप्त कर दे।
इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों को निजी नियोक्ताओं को सौंप दिया जाना है, और यह आंशिक रूप से पहले ही हो चुका है। माचिस का निर्माण, जो पहले राज्य का एकाधिकार था, अब निजी मुनाफाखोरों के हाथों में चला गया है। डाक पैकेज व्यवसाय, टेलीफोन उद्योग, रेडियो टेलीग्राम व्यवसाय और रेलवे भी इसी तरह के हैं। मुसोलिनी ने कहा है कि फांसीवादी शब्द के पारंपरिक अर्थ में उदारवादी हैं। आइए वित्तीय क्षेत्र में फांसीवाद के कुछ परिणामों पर विचार करें। फांसीवाद ने व्यापक कर सुधार का वादा किया था। उनका अधिनायकवादी राज्य अपनी शक्ति का उपयोग पूंजी पर एक सामान्य और अत्यधिक प्रगतिशील कर लगाने के लिए करना चाहता था, जिसे कुछ हद तक पूंजी का अधिग्रहण माना जाता था। लेकिन इसके बाद विलासिता की वस्तुओं, जैसे कि गाड़ियों, कारों आदि पर विभिन्न करों को समाप्त कर दिया गया। इसके औचित्य में ये कहा जाता है कि ऐसे कर राष्ट्रीय उत्पादन को सीमित करते हैं और संपत्ति और परिवार को नष्ट करते हैं। इसके अलावा अब अप्रत्यक्ष करों का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका औचित्य भी उतना ही काल्पनिक है, अर्थात ये कि इन करों को बढ़ाने से खपत कम होगी और इस प्रकार विदेशों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा प्रतिभूतियों को उनके स्वामी के नाम पर रखने की आवश्यकता, तथाकथित प्रतिभूतियों की नाममात्रता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर चोरों के लिए द्वार खुल गए हैं। मुसोलिनी और उसके साथियों ने चर्च की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी। इसके बजाय फांसीवादी सरकार ने पादरी वर्ग को दी गई कई पुरानी और बहुत पहले समाप्त हो चुकी रियायतों को फिर से लागू कर दिया है। स्कूलों में धार्मिक शिक्षा 50 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। मुसोलिनी ने उसे वापस ला दिया है और अब हर स्कूल में एक क्रूस लटका दिया जाना चाहिए। फांसीवाद की मांग थी कि युद्ध सामग्री के सरकारी अनुबंधों में संशोधन किया जाए और युद्ध लाभ का 85% तक सरकार को दिया जाए। क्या हुआ? संसद ने युद्ध सामग्री के अनुबंधों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग को समग्र संसद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। ऐसा करने से निस्संदेह भारी उद्योग के अधिकांश कर्णधारों, फांसीवाद के संरक्षक और हितैषी को भारी नुकसान पहुंचता। मुसोलिनी के शुरुआती फैसलों में से एक ये था कि यह आयोग केवल उसे व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में कुछ भी बताने वाले को 6 महीने की कैद की सजा दी जाएगी। जहां तक युद्ध लाभ हड़पने का सवाल है, इस मुद्दे पर सभी फांसीवादी तुरहियां खामोश हो गईं, जबकि भारी उद्योग के लिए विभिन्न प्रकार की आपूर्ति के लिए अरबों डॉलर स्वीकृत किए गए। फांसीवाद सशस्त्र बलों में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता था। उसने स्थायी सेना को समाप्त करने, सेवा की अवधि कम करने, साम्राज्यवादी युद्धों में शामिल होने के बजाय सेना को देश की रक्षा तक सीमित रखने आदि की मांग की। ये कार्यक्रम कैसे लागू किया गया? स्थायी सेना को समाप्त नहीं किया गया। अनिवार्य सेवा की अवधि 8 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई, जिससे 2,50,000 सैनिकों वाली सेना बढ़कर 3,50,000 हो गई। सच है, गार्डिया रेजिया, जो एक प्रकार की सैन्य रूप से सशस्त्र और संगठित पुलिस थी, को समाप्त कर दिया गया। क्या ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि सभाओं, हड़तालों आदि में हस्तक्षेप करने के बाद ये जनता, खासकर मजदूरों के बीच काफी अलोकप्रिय हो गई थी? बिल्कुल विपरीत। मुसोलिनी इसे बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक मानता था क्योंकि यह जनरल स्टाफ के बजाय आंतरिक मंत्रालय के प्रति जवाबदेह थी, और मुसोलिनी को डर था कि ये सेनाएं उसके दस्तों से टकराकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। गार्डिया रेजिया में 35,000 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसकी भरपाई के लिए कैराबिनियरी की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी गई। इसके अलावा पुलिस की संख्या दोगुनी कर दी गई, यहां तक कि जासूसों और सीमा शुल्क पुलिस की संख्या भी। इसके अलावा फांसीवादी सरकार ने ब्लैकशिप स्क्वाड्रनों को एक राष्ट्रीय मिलिशिया में बदल दिया। शुरुआत में उनकी संख्या 1 लाख अनुमानित थी, लेकिन फांसीवादी खेमे के एक हालिया फैसले से भविष्य में ये संख्या बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। स्क्वाड्रनों में राष्ट्रवादी ब्लू शर्ट्स, कृषि राजतंत्रवादी ताकतों ने घुसपैठ कर ली थी, जिससे मुसोलिनी अपनी तानाशाही के खिलाफ विद्रोह के डर से कांप उठा होगा। जब से स्क्वाड्रन पहली बार सामने आए, उन्होंने उन्हें पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व के अधीन, यानी अपनी सर्वोच्चता के अधीन रखने के उपाय किए। उनका मानना था कि स्क्वाड्रनों को पार्टी नेतृत्व द्वारा चुने गए राष्ट्रीय सर्वोच्च कमान के अधीन रखकर ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व स्क्वाड्रनों के भीतर संघर्षों को रोक नहीं सका। ये संघर्ष तब और तीखे हो गए जब राष्ट्रवादियों, ब्लू शर्ट्स ने स्क्वाड्रनों में प्रवेश किया। उनके प्रभाव को तोड़ने के लिए मुसोलिनी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके तहत पार्टी के प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रीय मिलिशिया में शामिल होना अनिवार्य था, ताकि उसकी ताकत पार्टी के बराबर हो जाए। मुसोलिनी इस तरह उन कृषि शक्तियों को राजनीतिक रूप से दबाना चाहता था जो उसका विरोध कर रही थी। फिर भी पार्टी के सदस्यों को मिलिशिया में लाने से उसमें राजनीतिक संघर्ष अंतर्निहित हो जाएंगे, और ये संघर्ष वहां और बढ़ते जाएंगे जब तक कि वे क्षय का कारण न बन जाएं। सशस्त्र बलों को केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करना था।
यही वादा था, लेकिन सेना का बढ़ता आकार और हथियारों का विशाल दायरा बड़े साम्राज्यवादी कारनामों की ओर उन्मुख है। तोपखाने का व्यापक विस्तार किया गया है, अधिकारी वाहिनी का आकार बढ़ा है और नौसेना को विशेष सहायता मिल रही है। बड़ी संख्या में क्रूजर, टारपीडो, विध्वंसक, पनडुब्बियां आदि का ऑर्डर दिया जा रहा है। वायुसेना विशेष रूप से उल्लेखनीय रूप से विकसित हो रही है। 1000 नए विमानों के ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और कई हवाई अड्डे बनाए जा चुके हैं। वायुसेना का अपना कमीशन है और भारी उद्योग के लिए सबसे आधुनिक मशीनें और मौत के घातक उपकरण बनाने हेतु करोड़ों लीरे स्वीकृत किए गए हैं। जब कोई इतालवी फांसीवाद के कार्यक्रम की तुलना उसके वास्तविक क्रियान्वयन से करता है, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, आंदोलन का पूर्ण वैचारिक दिवालियापन। फांसीवाद ने जो वादा किया और जो उसने जनता को दिया, उसके बीच एक स्पष्ट विरोधाभास है। फांसीवादी राज्य राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि कैसे रखेगा, इस बारे में सारी बातें वास्तविकता के सामने आते ही साबुन के बुलबुले की तरह फूट जाती हैं। राष्ट्र ने खुद को पूंजीपति वर्ग के रूप में प्रकट किया, आदर्श फांसीवादी राज्य ने खुद को एक अशिष्ट, बेईमान पूंजीपति वर्ग राज्य के रूप में प्रकट किया। ये वैचारिक दिवालियापन देर सवेर राजनीतिक दिवालियापन की ओर ले जाएगा। फांसीवाद के विरोधाभास, और वह दिन अब निकट आ रहा है। फांसीवाद उन विभिन्न बुर्जुआ धाराओं को भी एक साथ रखने में असमर्थ है जिनके मौन और परोपकारी संरक्षण से वह सत्ता में आया था। फांसीवाद राज्य पर नियंत्रण करके और उसके शक्ति तंत्र का अपने स्वार्थों के लिए उपयोग करके सामाजिक पुनर्जन्म के लिए सत्ता हासिल करना चाहता था। वह नौकरशाही तंत्र को पूरी तरह से वश में करने में भी सफल नहीं हुआ है। पुरानी जड़ जमाए नौकरशाही और नए फांसीवादी अधिकारियों के बीच तीखा संघर्ष छिड़ गया है। यही विरोध पुरानी नियमित सेना और उसके अधिकारी दल और फांसीवादी मिलिशिया और उसके नए नेताओं के बीच भी मौजूद है। फांसीवाद और बुर्जुआ दलों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। मुसोलिनी की योजना क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के समकक्ष फांसीवादी पार्टी के रूप में पूंजीपति वर्ग का एक एकीकृत वर्ग संगठन बनाने की थी। इसीलिए उसने सभी बुर्जुआ पार्टियों को तोड़ने या उनमें विलय करने के लिए इतना प्रयास किया। वह एक ही पार्टी, राष्ट्रवादियों को अपने में समाहित करने में सफल रहा। जैसा कि हम देख चुके हैं, इस विलय के दो तरफा होने के कई संकेत हैं। एक रूढ़िवादी ढांचे में बुर्जुआ, उदारवादी, गणतंत्रवादी और लोकतांत्रिक समूहों को एकजुट करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। इसके ठीक विपरीत फांसीवादी नीतियों ने बुर्जुआ लोकतंत्र के अवशेषों को अपनी पिछली विचारधारा पर चलने के लिए प्रेरित किया है। मुसोलिनी की सत्ता और हिंसा के इस्तेमाल की चाहत का सामना करते हुए उन्होंने संविधान की रक्षा और पुरानी बुर्जुआ स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया है। राजनीतिक सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत और गहरी करने में फांसीवाद की अक्षमता कैथोलिक पीपुल्स पार्टी के साथ उसके संबंधों से स्पष्ट होती है, जो निर्विवाद रूप से इटली की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली बुर्जुआ पार्टी है। मुसोलिनी इस पार्टी के कृषि आधारित दक्षिणपंथ को तोड़कर उसे फांसीवादियों के साथ एकीकृत करने में सफल होने की उम्मीद कर रहा था, जबकि इस तरह वामपंथी विचारधारा कमजोर हो जाएगी और उसका विघटन सुनिश्चित हो जाएगा। हालात अलग हुए। ट्यूरिन में हाल ही में हुए पॉपुलरी सम्मेलन में फांसीवाद के खिलाफ एक सच्चा विरोध प्रदर्शन हुआ। पार्टी के दक्षिणपंथी नेताओं ने, जिन्होंने फांसीवाद के पक्ष में और उसके बचाव में बोलने की कोशिश की, उन्हें चुप करा दिया गया। इसके विपरीत इसकी नीतियों की सबसे तीखी आलोचनाओं का भी उत्साहपूर्ण समर्थन मिला। इन संघर्षों के पीछे, जिनका मैंने जिक्र किया है और अन्य, वह वर्ग संघर्ष है जिसे संगठनात्मक दांव पेंचों और नागरिक शांति के उपदेशों से मिटाया नहीं जा सकता। वर्गीय अंतर्विरोध उन सभी विचारधाराओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जो उनके अस्तित्व को नकारती हैं, और ये अंतर्विरोध फांसीवाद के बावजूद वास्तव में फांसीवाद की बदौलत और उसके विरुद्ध अभिव्यक्ति पाते हैं। लोकप्रिय लोगों का आचरण शहरी निम्न बुर्जुआ और छोटे किसानों के व्यापक तबकों की एक वर्ग के रूप में अपनी स्थिति और बड़े पैमाने की पूंजी के प्रति उनके विरोध के बारे में जागरूकता को दर्शाता है। इटली में सत्ता पर फांसीवादियों की पकड़ के संदर्भ में, या यूं कहें कि उस विघटन के संदर्भ में जिसकी ओर वह बढ़ रहा है, यह असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। ये तबके, और विशेषकर इनमें शामिल महिलाएं, कैथोलिक धर्म और चर्च से गहराई से प्रभावित हैं। इसलिए मुसोलिनी ने वेटिकन को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया है। लेकिन वेटिकन ने पीपुल्स पार्टी में किसान जनता के बीच फांसीवाद विरोधी विद्रोह के शुरुआती चरणों का मुकाबला करने का साहस नहीं किया है। छोटे किसान देखते हैं कि फांसीवाद बुर्जुआ वर्ग के लिए कम कर चोरी की बढ़ी हुई संभावनाएं और मोटे अनुबंध लाता है। इस बीच छोटे किसान अप्रत्यक्ष भुगतानों और विशेष रूप से कृषि आय की पुनर्गणना के माध्यम से भारी करों का बोझ महसूस करते हैं। शहर में निम्न बुर्जुआ वर्ग के लिए भी यही सच है। विजयी फांसीवाद द्वारा लगान नियंत्रण को समाप्त करने से वे तीव्र विरोध के लिए उकसाए जाते हैं।
जमींदारों के पास एक बार फिर ऊंचे लगान लगाने की असीमित शक्ति होती है। छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों का बढ़ता विद्रोह ठीक उन्हीं ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है जहां फांसीवाद ने कल्पना की थी कि उसके दस्तों ने सभी प्रतिरोधों को तोड़ दिया है। उदाहरण के लिए नेपल्स के पास बोस्कोरेले में 1000 से ज्यादा किसानों ने दमनकारी करों के विरोध में टाउन हॉल पर धावा बोल दिया। नोवारा प्रांत के 3 इलाकों में खेतिहर मजदूर सफलतापूर्वक अपनी पिछली मजदूरी और काम करने की स्थिति को बनाए रखने में सफल रहे। उन्होंने कई जागीरों पर कब्जा करके वास्तव में फांसीवादी दस्तों के समर्थन से ऐसा किया। ये स्पष्ट है कि वर्ग संघर्ष का विचार फांसीवाद के भीतर भी जड़ें जमाने लगा है। सर्वहारा जागरण। सर्वहारा वर्ग के उन वर्गों का जागरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो फांसीवाद के नशे में और जहरीले हो चुके हैं। इस बीच फांसीवाद पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है और अपने द्वारा किए गए वादों को निभाने में भी असमर्थ है, खासकर फांसीवादी ट्रेड यूनियनों से। उसकी जीत जितनी बड़ी होती है, वह सर्वहारा वर्ग का रक्षक होने का ढोंग करने में उतना ही असमर्थ होता है। फांसीवाद नियोक्ताओं को साझा संगठनों के लाभों के बारे में फांसीवादी वादों पर अड़े रहने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। जहां भी फांसीवादी ट्रेड यूनियनों में केवल कुछ ही मजदूर संगठित होते हैं, वहां पूंजीपति के लिए इन कुछ मजदूरों को बेहतर मजदूरी देना संभव हो सकता है। लेकिन जहां भी आम जनता को फांसीवादी संगठनों में ठूंसा जाता है, वहां नियोक्ता फांसीवादी भाइयों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसकी बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी, और जहां धन कुबेरों और मुनाफे की बात आती है, वहां पूंजीपति सज्जन दयालुता नहीं दिखाते। सर्वहारा वर्ग के जागरण की गति विशेष रूप से निजी प्रतिष्ठानों में ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक उद्यमों में भी बड़ी संख्या में मजदूरों को बिना किसी जीविका के सड़कों पर फेंक दिए जाने से बढ़ी है। फांसीवादी तख्तापलट के तुरंत बाद 17,000 रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद और भी छंटनी हुई और निश्चित रूप से और भी छंटनी होने वाली है। सरकारी सेना की कार्यशालाएं बंद कर दी गईं, जिससे 24,000 मजदूर बिना किसी आय के रह गए और निजी कार्यशालाओं में बेरोक-टोक शोषण के लिए छोड़ दिए गए। फांसीवादी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध एक तीव्र विद्रोह फांसीवादियों द्वारा संगठित मजदूरों के बीच ही उभर रहा है। ट्यूरिन, नेपल्स, ट्राइस्टे, वेनिस और कई अन्य शहरों में फांसीवादी ट्रेड यूनियनों ने ही बिना किसी अपवाद के अन्य दलों और संगठनों के मजदूरों, जिनमें कम्युनिस्ट और सिंडिकलिस्ट मजदूर भी शामिल थे, के साथ मिलकर छंटनी और कारखानों के बंद होने के खिलाफ एक विशाल जनसभा में भाग लिया। सेना की कार्यशालाओं से बर्खास्त किए गए सैकड़ों युद्ध विरोधी सैनिक अपने साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए नेपल्स से रोम पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि मुसोलिनी स्वयं उन्हें न्याय और सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन इसके बजाय उनके विश्वास के बदले उन्हें ट्रेन से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। मोनफॉल्कोन और ट्राइस्टे के गोदी मजदूर, कई इलाकों और उद्योगों के मजदूर, जो सभी फांसीवादी संगठनों के सदस्य हैं, कार्रवाई में उतर आए हैं। कुछ स्थानों पर एक बार फिर से कारखानों पर कब्जे शुरू हो गए हैं, वास्तव में फांसीवादी यूनियनों के श्रमिकों द्वारा, स्क्वाड्रनों द्वारा सहानुभूतिपूर्ण सहनशीलता या समर्थन के साथ। ये तथ्य दर्शाते हैं कि वैचारिक दिवालियापन राजनीतिक दिवालियापन की ओर ले जाता है, और यह सबसे पहले श्रमिक ही होंगे जो शीघ्र ही एक बार फिर अपने वर्ग हितों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। फांसीवाद को कौन उखाड़ फेंकेगा? कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, हमें फांसीवाद को एक समरूप परिघटना, ग्रेनाइट के एक खंड के रूप में नहीं देखना चाहिए, जिसके विरुद्ध हमारे सारे प्रयास चकनाचूर हो जाएंगे। फांसीवाद स्वभाव से ही विरोधाभासी है और इसमें विभिन्न परस्पर विरोधी शक्तियां समाहित हैं जो इसे आंतरिक क्षय और विघटन की ओर ले जाएंगी। हमें न केवल फांसीवाद के शिकार हुए सर्वहारा वर्ग की आत्माओं के लिए, बल्कि छोटे और मध्यम बुर्जुआ, छोटे किसानों, बुद्धिजीवियों, संक्षेप में उन सभी स्तरों के लिए जो आज अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण बड़े पैमाने के पूंजीवाद के साथ उत्तरोत्तर तीव्र संघर्ष में हैं, संघर्ष को और अधिक ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाना होगा। हालांकि यह मान लेना बेहद खतरनाक होगा कि इटली में वैचारिक और राजनीतिक पतन शीघ्र ही सैन्य पतन की ओर ले जाएगा। ये सच है कि फांसीवाद का सैन्य पतन और पतन आएगा, उसे आना ही होगा, लेकिन सत्ता के उपलब्ध साधनों की जड़ता के कारण यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इटली का सर्वहारा वर्ग फांसीवाद से मुक्त हो जाएगा। वह अपने हितों के संघर्ष में फिर से जागरूक, मजबूत और अधिक उद्देश्यपूर्ण होगा। वह अपनी स्वतंत्रता के लिए फिर से क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष शुरू करेगा। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान इतालवी साथियों और सर्वहारा वर्ग को इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि फांसीवाद वैचारिक और राजनीतिक रूप से नष्ट होते हुए भी उन पर सैन्य आतंकवाद, बेरहम और बेशर्म हिंसा से हमला करेगा। हमें तैयार रहना होगा। एक राक्षस अपनी मृत्यु के कगार पर भी अक्सर विनाशकारी प्रहार करने में सफल हो जाता है।
इसीलिए क्रांतिकारी सर्वहाराओं, कम्युनिस्टों और समाजवादियों को कठोर युद्धों के लिए तैयार और सशस्त्र होकर वर्ग संघर्ष का मार्ग अपनाना होगा। सबसे बुरी बात जो हम कर सकते हैं वह है फांसीवाद की अपनी ऐतिहासिक समझ को निष्क्रियता, प्रतीक्षा या हथियारबंद होकर फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में देरी की ओर ले जाना। हाँ, फांसीवाद निश्चित रूप से आंतरिक रूप से क्षय और बिखराव के लिए अभिशप्त है। ये केवल अस्थायी रूप से ही बुर्जुआ वर्ग के लिए वर्ग संघर्ष के एक उपकरण के रूप में काम कर सकता है। ये केवल अस्थायी रूप से ही, चाहे कानूनी रूप से हो या अवैध रूप से, सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध बुर्जुआ राज्य की शक्ति को सुदृढ़ कर सकता है। फिर भी इस क्षय प्रक्रिया के चतुर और परिष्कृत पर्यवेक्षक की भूमिका में आना हमारे लिए विनाशकारी होगा। इसके विपरीत इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और हर संभव तरीके से इसे तेज करना हमारा परम कर्तव्य है। जर्मनी में फांसीवाद, सर्वहारा वर्ग का ये विशेष कर्तव्य न केवल इटली में है, जहां ये प्रक्रिया संभवतः सबसे पहले घटित होगी, बल्कि यह जर्मन सर्वहारा वर्ग का भी कार्य है। फांसीवाद एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना है, इस बात पर हम सभी सहमत हैं। अब तक इटली के बाद इसकी शक्ति जर्मनी में सबसे अधिक है। यहाँ युद्ध का परिणाम और क्रांति की विफलता इसके विकास के लिए अनुकूल रही है। फांसीवाद की जड़ों के बारे में हम जो जानते हैं उसे ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है। जर्मनी में अर्थव्यवस्था विशेष रूप से हारी हुई युद्ध, मुआवजे के बोझ और वर्साई की संधि से तबाह हो गई है। राज्य जड़ से बिखर गया है। सरकार कमजोर है, अधिकारहीन है, स्टिन्स और उसके साथियों के हाथों का खिलौना है। मेरी राय में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां क्रांति के लिए वस्तुगत रूप से परिपक्व परिस्थितियों और सर्वहारा वर्ग की व्यक्तिपरक अपरिपक्वता के बीच, जो सुधारवादी नेताओं के विश्वासघात, दृष्टिकोण और आचरण का परिणाम है, जर्मनी जितना बड़ा संघर्ष हो। युद्ध छिड़ने पर जर्मनी जितना शर्मनाक ढंग से सामाजिक लोकतंत्र का पतन कहीं नहीं हुआ। यहाँ पूंजीवादी उद्योग अत्यधिक विकसित था। यहाँ सर्वहारा वर्ग अपने मजबूत संगठन और लंबी मार्क्सवादी शिक्षा पर गर्व कर सकता था। हम यह मान सकते हैं कि ब्रिटिश, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रियाई सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टियों और द्वितीय इंटरनेशनल में एकजुट सभी संगठनों के अपने अपने मजबूत पक्ष थे। लेकिन अग्रणी पार्टी, आदर्श पार्टी, जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी थी। इसलिए इसका टूटना अन्य मजदूर दलों के टूटने से भी ज्यादा अक्षम्य और निंदनीय अपराध है। युद्ध छिड़ने पर अन्य दलों के पतन को माफ करने या माफ करने के लिए जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले ज्यादा आधार मौजूद हैं। इस पतन का असर सर्वहारा वर्ग पर विशेष रूप से प्रबल और विनाशकारी रूप से पड़ा। जब जर्मन साम्राज्यवाद एंटेंटे साम्राज्यवाद द्वारा चकनाचूर हो गया तो यहाँ फांसीवाद के तेजी से उभरने के लिए पूर्व परिस्थितियां विशेष रूप से अनुकूल थीं। लेकिन सब कुछ के बावजूद मुझे विश्वास है कि वर्साई की संधि और रूहर पर कब्जे ने अपनी तमाम हिंसक कार्रवाइयों के साथ जर्मनी में फांसीवाद को उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना मुसोलिनी के तख्तापलट ने दिया था। उस तख्तापलट ने जर्मन फांसीवादियों को किसी भी अन्य घटना की तुलना में अधिक बढ़ावा दिया। इसने उन्हें अपनी जीत में आत्मविश्वास और विश्वास दिया। इटली में फांसीवाद की हार और पतन ने जर्मनी में फांसीवादियों को तुरंत हतोत्साहित करने वाला सबसे बड़ा झटका दिया और सर्वहारा वर्ग को बहुत प्रोत्साहित किया। ये और भी अधिक होगा यदि सर्वहारा वर्ग कह सके, इटली में फांसीवाद विजयी था और कुछ समय के लिए सत्ता की ऊंचाई का आनंद लिया। लेकिन अब यह नहीं है, न केवल इसलिए कि इसे अपने आंतरिक विरोधाभासों से अलग होना पड़ा, बल्कि वहां के सर्वहारा जनता की मजबूत और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के कारण भी। इसलिए इटली में फांसीवाद पर विजय पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी ताकत से काम करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन इस प्रयास में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विदेशों में फांसीवाद पर सफलतापूर्वक विजय पाने के लिए एक पूर्व शर्त है, और वह ये है कि हमें अपने देश में भी संगठित फांसीवाद का पूरी ताकत से मुकाबला करना होगा और उसे पूरी तरह से परास्त करना होगा। मैंने इटली में फांसीवाद के विकास का काफी विस्तार से वर्णन किया है, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यह परिपक्व, स्पष्ट रूप से परिभाषित और हमारी नजरों के सामने पूर्ण है। इतालवी साथी मेरी टिप्पणियों को पूरा करेंगे। मैं दूसरे देशों में फांसीवाद का चित्रण नहीं करने जा रहा हूं, यह इन देशों में हमारी पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। फांसीवाद की अपील का मुकाबला। मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें फांसीवाद पर विजय पाने के लिए हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों और विभिन्न कार्यों की रूपरेखा दी गई है। मैं प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, मेरा मानना है कि यह अपने आप में सब कुछ कहता है। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि ये कार्य दो दिशाओं में चलते हैं। कार्यों के एक समूह का उद्देश्य वैचारिक और राजनीतिक रूप से फांसीवाद पर विजय प्राप्त करना है। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ हद तक उन सामाजिक परिघटनाओं पर पुनर्विचार या अधिक सटीक मूल्यांकन की आवश्यकता है जो मूलतः फांसीवाद की विशेषता है। साथ ही इसके लिए गहन सक्रियता की भी आवश्यकता है।
हमें इस बात से अवगत रहना होगा कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, फांसीवाद भूखे, पीड़ित, निराश और भविष्यहीन लोगों का आंदोलन है। हमें उन सामाजिक स्तरों को संबोधित करने का प्रयास करना होगा जो अब फांसीवाद में धंस रहे हैं, और उन्हें या तो अपने संघर्षों में शामिल करना होगा या कम से कम उन्हें संघर्ष में बेअसर करना होगा। हमें उन्हें बुर्जुआ प्रतिक्रांति के लिए सेना प्रदान करने से रोकने के लिए स्पष्टता और बल का प्रयोग करना होगा। जिस हद तक हम अपनी पार्टी और अपने आदर्शों के लिए ऐसे समूहों को नहीं जीत पाते और उन्हें संघर्षरत क्रांतिकारी सर्वहारा युद्ध बलों की कतारों में शामिल नहीं कर पाते, हमें उन्हें बेअसर करने, उन्हें निष्प्रभावी करने, या जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, उसमें सफल होना ही होगा। बुर्जुआ वर्ग के योद्धाओं के रूप में वे अब हमें खतरा नहीं बनने देंगे। हमारी सफलता की पूर्व शर्तें उन जीवन स्थितियों में मौजूद हैं जो बुर्जुआ वर्ग शासन ऐतिहासिक विकास के इस चरण में इन समूहों पर थोपता है। मेरे विचार से यह अत्यंत आवश्यक है कि हम बुर्जुआ बुद्धिजीवियों सहित इन स्तरों के लोगों की आत्माओं के लिए उद्देश्यपूर्ण और निरंतर वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष करें। हमें ये समझना होगा कि निस्संदेह यहाँ बढ़ता हुआ जनसमूह हमारे समय की भयावह पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोज रहा है। इसमें पेट भरने से कहीं अधिक शामिल है नहीं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ आत्मा की गहरी पीड़ा से मुक्ति खोज रहे हैं। वे नए और अधिक आदर्शों और एक ऐसे विश्वदृष्टिकोण की लालसा कर रहे हैं जो उन्हें प्रकृति, समाज और अपने जीवन को समझने में सक्षम बनाए। एक ऐसा विश्वदृष्टिकोण जो कोई निरर्थक सूत्र न हो, बल्कि रचनात्मक और सृजनात्मक रूप से कार्य करे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसक फांसीवादी गिरोह पूरी तरह से युद्ध के गुंडों, स्वेच्छाचारी भाड़े के सैनिकों और आतंकवादी कृत्यों में आनंद लेने वाले भ्रष्ट लुटेरों से नहीं बने हैं। हम उनमें इन सामाजिक स्तरों की सबसे ऊर्जावान ताकतों को भी पाते हैं जो विकास के लिए सबसे अधिक सक्षम है। हमें उनके पास दृढ़ विश्वास और उनकी स्थिति और उनकी तीव्र लालसा को समझते हुए जाना होगा, उनके बीच काम करना होगा और उन्हें ऐसा समाधान दिखाना होगा जो उन्हें पीछे की ओर नहीं, बल्कि साम्यवाद की ओर ले जाए। विश्वदृष्टि के रूप में साम्यवाद की सर्वोपरि भव्यता ही उनके मन में हमारे लिए सहानुभूति जगाएगी। जन जन तक द्वितीय इंटरनेशनल के विपरीत कॉमिंटन यूरोप और अमेरिका के श्वेत सर्वहारा वर्ग के अभिजात वर्ग का इंटरनेशनल नहीं है। ये सभी जातियों के शोषितों का इंटरनेशनल है। इस प्रकार अब प्रत्येक देश की कम्युनिस्ट पार्टी को केवल संकीर्ण अर्थों में ही वेतनभोगी मजदूरों के लिए एक अग्रणी योद्धा नहीं, केवल शारीरिक श्रम में लगे सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि बौद्धिक कार्यकर्ताओं का समर्थक, उन सभी सामाजिक वर्गों का नेता भी होना चाहिए जिनके महत्वपूर्ण हित और एक उन्नत संस्कृति प्राप्त करने की लालसा उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था के साथ बढ़ते विरोधाभास में डाल रही है। इसलिए मैं मजदूरों और किसानों की सरकार के लिए संघर्ष शुरू करने के हमारे पूर्ण अधिवेशन के निर्णय का सहर्ष स्वागत करता हूं। यह नया नारा न केवल बल्गेरिया, रोमानिया आदि जैसे बाल्कन के अधिकांशतः कृषि प्रधान देशों पर निर्विवाद रूप से लागू होता है, बल्कि इटली, फ्रांस, जर्मनी और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी इसका बहुत महत्व है। ये नारा वस्तुतः फांसीवाद को हराने के संघर्ष की एक आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम शोषित किसान उत्पादकों और खेतिहर मजदूरों के सबसे व्यापक तबकों के बीच जाएं और उन्हें मुक्तिदायी साम्यवाद का सुखद संदेश पहुंचाएं। काम यह है कि उन सभी सामाजिक तबकों को, जहां फांसीवाद एक व्यापक जनसमूह को भर्ती कर रहा है, ये दिखाया जाए कि हम कम्युनिस्ट बुर्जुआ वर्ग के शासन के विरुद्ध तीव्र गतिविधियों के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करते हैं। हमें कुछ और भी करना होगा। हमें अपने राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम के साथ और जनता के लिए संघर्ष करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सच है कि राजनीतिक और आर्थिक मांगें सामने आ रही हैं, लेकिन हम जनता को सिर्फ अपनी रोटी की रक्षा से ज्यादा कुछ कैसे दे सकते हैं? साथ ही हमें उन्हें साम्यवाद के संपूर्ण उदात्त आंतरिक तत्व को एक विश्वदृष्टि के रूप में प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारा आंदोलन सभी सामाजिक स्तरों में और विशेष रूप से बुर्जुआ बुद्धिजीवियों के बीच जड़ें जमा लेगा, जिन्हें हाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों ने उनकी सोच और उनके प्रयासों में असुरक्षित बना दिया है, जिन्होंने इस समय की उथल पुथल में एक नया दृष्टिकोण खोज पाने में असमर्थ होकर अपना पुराना विश्वदृष्टिकोण खो दिया है। आइए हम सुनिश्चित करें कि ये साधक भटक न जाएं। इस विचारधारा की भावना में मैं कहता हूं, जनता के लिए। लेकिन मैं सफलता की एक पूर्व शर्त पर जोर देना चाहता हूं। हमें गोएथे के शब्दों को नहीं भूलना चाहिए, गेट रिट इन अ क्वॉक विद ब्राइट निच्ड स्टॉक। हमें अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को उसकी पूरी शक्ति और स्पष्टता के साथ बनाए रखना चाहिए। हम जितना ज्यादा जनता के बीच जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए संगठनात्मक और वैचारिक रूप से एकीकृत होना उतना ही जरूरी होगा। हम खुद को जनता में घुलते हुए एक पोखर की तरह व्यापक रूप से नहीं उंडेल सकते। इससे हानिकारक अवसरवाद को बढ़ावा मिलेगा और जनता के बीच हमारे प्रयास अपमानजनक हार में ध्वस्त हो जाएंगे।
अगर हम जनता की समझ की कमी के आगे रियायतें देते हैं, और मेरा मतलब पुराने और नए दोनों तरह के लोगों से है, तो हम एक पार्टी के रूप में अपने असली उद्देश्य को त्याग देते हैं। हम वह खो देते हैं जो साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह जो उन्हें एक साथ बांधता है, एक नए सामाजिक जीवन की लौ जो गर्माहट और रोशनी देती है, संघर्ष में आशा और शक्ति लाती है। हमें इन नए कार्यों के अनुरूप अपने आंदोलन और प्रचार प्रसार के तरीकों और अपने साहित्य को नया रूप देने की आवश्यकता है। यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आएगा, तो मोहम्मद के पास पहाड़ पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वे नए लोग जिन्हें हमें आकर्षित करना है हमारे पास नहीं आते, तो हमें उन्हें ढूंढना होगा और उनकी अपनी भाषा में, उनके दृष्टिकोण के अनुरूप उनसे बात करनी होगी, बिना अपने साम्यवादी दृष्टिकोण का जरा भी त्याग किए। हमें किसानों के बीच आंदोलन के लिए विशेष साहित्य, सरकारी कर्मचारियों और हर प्रकार के छोटे और मध्यम बुर्जुआ वर्ग के लिए विशेष साहित्य, और बुद्धिजीवियों के बीच काम करने के लिए समर्पित साहित्य की आवश्यकता है। आइए हम उस भूमिका को कम न आके जो बुद्धिजीवी न केवल क्रांति में, बल्कि क्रांति के बाद भी निभा सकते हैं। आइए हम नवंबर 1917 की क्रांति के बाद रूस में बुद्धिजीवियों द्वारा की गई असाधारण रूप से विनाशकारी तोड़फोड़ को याद करें। हम अपने रूसी भाइयों के अनुभवों से सीखना चाहते हैं, इसलिए हमें ये समझना होगा कि क्रांति के समय और उसके बाद, चाहे बुद्धिजीवी हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ, ये बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं है। श्रमिकों की आत्मरक्षा और संयुक्त मोर्चा। इस प्रकार फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष हम पर अनेक नए कार्यभार थोपता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रत्येक अंग का ये कर्तव्य है कि वह इन कार्यभारों को अपने देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अपनाए और उन्हें क्रियान्वित करे। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि वैचारिक और राजनीतिक रूप से फांसीवाद पर विजय प्राप्त करना ही संघर्षरत सर्वहारा वर्ग को इस शत्रु के द्वेष और हिंसा से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में सर्वहारा वर्ग को फांसीवाद के विरुद्ध आत्मरक्षा की सख्त जरूरत है, और फांसीवादी आतंक के विरुद्ध इस आत्मरक्षा को एक पल के लिए भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सर्वहारा वर्ग की व्यक्तिगत सुरक्षा और अस्तित्व दांव पर है, उनके संगठनों का अस्तित्व दांव पर है। सर्वहारा वर्ग की आत्मरक्षा समय की मांग है। हमें इटली के सुधारवादियों की तरह फांसीवाद का मुकाबला नहीं करना चाहिए, जिन्होंने उनसे विनती की थी कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसके विपरीत, हिंसा का जवाब हिंसा से दो, लेकिन व्यक्तिगत आतंक के रूप में हिंसा नहीं, वह निश्चित रूप से विफल होगी। बल्कि क्रांतिकारी संगठित सर्वहारा वर्ग संघर्ष की शक्ति के रूप में हिंसा। हमने जर्मनी में फैक्ट्री टुकड़ियों का गठन करके फांसीवाद के खिलाफ मजदूर वर्ग की संगठित आत्मरक्षा की दिशा में पहले ही शुरुआत कर दी है। फांसीवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सफलता के आधार के रूप में इन आत्मरक्षा इकाइयों का विस्तार और अन्य देशों में भी अनुकरण किए जाने की जरूरत है। लेकिन फांसीवाद के विरुद्ध सर्वहारा संघर्ष और आत्मरक्षा के लिए एक सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है। फांसीवाद यह नहीं पूछता कि कारखाने में काम करने वाले मजदूर की आत्मा बवेरिया के सफेद और नीले रंगों से रंगी है, या बुर्जुआ गणराज्य के काले, लाल और सुनहरे रंगों से प्रेरित है, या हथौड़े और दरांती वाले लाल झंडे से। वो ये नहीं पूछता कि क्या मजदूर बवेरिया के विटल्सबाख राजवंश को पुनर्स्थापित करना चाहता है, एबर्ट का उत्साही प्रशंसक है, या हमारे मित्र ब्रेंडलर को जर्मन सोवियत गणराज्य का राष्ट्रपति देखना पसंद करेगा। फांसीवाद के लिए बस इतना ही मायने रखता है कि उनका सामना एक वर्ग चेतन सर्वहारा से हो, और फिर वे उसे कुचल दें। इसीलिए मजदूरों को पार्टी या ट्रेड यूनियन संबद्धता के भेदभाव के बिना संघर्ष के लिए एकजुट होना चाहिए। फांसीवाद के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की आत्मरक्षा सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की स्थापना और उसे मजबूत करने वाली सबसे मजबूत शक्तियों में से एक है। संयुक्त मोर्चे के बिना सर्वहारा वर्ग के लिए आत्मरक्षा को सफलतापूर्वक अंजाम देना असंभव है। इसलिए कारखानों में अपने आंदोलन का विस्तार और उसे गहरा करना जरूरी है। हमारे प्रयासों को सबसे पहले मजदूरों की आत्मा में व्याप्त उदासीनता, वर्ग चेतना और एकजुटता के अभाव को दूर करना होगा, जो कहते हैं दूसरों को संघर्ष करने और कार्रवाई करने दो, यह मेरा काम नहीं है। हमें हर सर्वहारा वर्ग में यह विश्वास जगाना होगा कि यह उनका काम है। मुझे पीछे मत छोड़ो, मुझे वहां होना ही होगा। जीत नजदीक है। प्रत्येक सर्वहारा को स्वयं को एकमात्र उजरती दास, पूंजीवाद और सत्ता की हवाओं और तूफानों का खिलौना मात्र महसूस करना होगा। सर्वहारा वर्ग को स्वयं को उस क्रांतिकारी वर्ग का हिस्सा समझना और महसूस करना होगा, जो संपत्तिवानों की पुरानी स्थिति को सोवियत व्यवस्था की नई स्थिति में बदल देगा। जब हम प्रत्येक मजदूर में क्रांतिकारी वर्ग चेतना जगाएंगे और वर्ग संकल्प की लौ जलाएंगे, तभी हम फांसीवाद के आवश्यक तख्तापलट की तैयारी और सैन्य कार्रवाई में सफल हो पाएंगे। विश्व सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध विश्व पूंजी का आक्रमण कुछ समय के लिए चाहे कितना भी क्रूर क्यों न हो, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, सर्वहारा वर्ग अंततः विजय की ओर अग्रसर होगा।
फांसीवाद के बावजूद हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बुर्जुआ राज्य और वर्ग शासन को अपनी अंतिम सीमा पर देखते हैं। बुर्जुआ समाज में फांसीवादी पतन और विघटन के लक्षण हमें आने वाली विजय का जोरदार और तीखा संकेत देते हैं, बशर्ते कि सर्वहारा वर्ग एकजुट होकर ज्ञान और इच्छा शक्ति के साथ संघर्ष करे। यही तो होना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों की अराजकता के ऊपर सर्वहारा वर्ग का विशाल रूप ये पुकार लेकर उठेगा, मुझमें इच्छा शक्ति है, मेरे पास शक्ति है, मैं ही संघर्ष और विजय हूँ, भविष्य मेरा है।